નમસ્કાર, હું આસ્થા તિવારી અને આપ જોઈ રહ્યા છો જનાદેશ ન્યૂઝ। નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર। શરૂઆત સુરતના સમાચારથી કરીએ તો સુરતના ડુમસ રોડ પર આયોજિત શણગાર નવરાત્રીના રાતોરાત પાટિયા પડી ગયા। ગરબા રમવા માટે આવેલા ખેલૈયાઓએ નિરાશ થઈ પરત ફરવું પડ્યું હતું। આયોજકો દ્વારા ખેલૈયાઓને ફાળવવામાં આવ્યા હતા અસંખ્ય પાસ। રૂપિયા લઈ પાસની કરવામાં આવી હતી ફાળવણી। આયોજક અને ગાયક કલાકારો વચ્ચે ફાઇનાન્શિયલ બાબતે માથાકૂટ બાદ રાતોરાત પાટિયા પડી ગયા। ગાયક કલાકાર સાથે ગરબા આયોજકોએ તો રૂપિયા 90 લાખમાં કરાર કર્યા હતા। 9 દિવસના એડવાન્સ પાસ મેળવેલા ખેલૈયાઓને પૈસા ફસાયા હોવાની પણ ચર્ચા જોવા મળી રહી છે। Hi, this is Kirti Sagatia, and with heavy heart inform you that the entire Kirti Sagatia band is not performing at CR Jhankar Navratri from today onwards. That's the 4th day of the Navratri. Reason behind this is कि मेरी ज़िंदगी में ये सबसे पहली बार इतना अनऑर्गेनाइज्ड इवेंट मैंने किया है, जिसकी वजह से सिर्फ मैं नहीं पर मेरा पूरा म्यूज़िक टीम सफ़र कर रहा है। बट येट वी स्टूड टुगेदर कि हम एक दूसरे को कंधा देकर किसी ना किसी तरह से ये 10 दिन जो है सूरत के गरबा प्रेमी हैं, जो मेरे सुरती भाई हैं, जो मेरे फैंस हैं, उनको गरबा का आनंद दिलाया। बट ये हमसे और खींचा नहीं जा रहा है। सो दिस इज़ लाइक आज 4th डे है एंड आई हैव स्लेप्ट ओनली फॉर 3 आवर्स। आई एम शिवरिंग। मैं नींद में चल रहा हूँ और मैं पिछले 3 घंटे से ग्राउंड पे हूँ ताकि ऑर्गेनाइज़र से बात करूँ कि क्या करें। बट ऑर्गेनाइज़र डजंट वांट टू फेस अस। एवरी कमिटमेंट जो उन्होंने किया है सारे झूठे थे, सारे वादे झूठे थे। ओके और कितने बिजनेस पार्टनर है मेरे को पता नहीं है, बट एवरी टाइम अगर एक का कमिटमेंट ख़राब हो रहा था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, वो कमिट करता था। वो अगर झूठा वादा होता था तो दूसरा कमिट करता था। तो एवरी टाइम देयर वाज ओनली कमिटमेंट बट देयर वाज नो सच एक्शन बीन टेकन। ओके गरबा लवर्स मैंने गाते वक्त भी देखे बहुत सारे टीम जो आए थे, उन्होंने भी 1-2 दिन हमें सपोर्ट किया। एक टीम तो हमें आज तक सपोर्ट करते आई है, कुछ टीम वापस बैकआउट हो गई है। सो आई डोंट वांट एवरीवन इन पेन एंड एंटायर डोम this entire dome is stand on fake promises. So as an artist मैंने कोई टेंट्रम नहीं फेंके हैं। उन्होंने मुझसे सपोर्ट मांगा, मैंने अपना पूरा सपोर्ट दिया। नहीं सिर्फ मेरा बट मेरे एंटायर बैंड का, मेरा साउंड इंजीनियर, फाइनेंशियली वी स्टूड विथ हिम। येट आई केम विथ माई टीम बिना किसी लालच के, just because this entire नवरात्रि for us is emotion and devotion, और हम उसी के लिए यहाँ पे आए थे। बट मुझे यहाँ पे श्रद्धा भी अंधकार में दिखाई दे रही। एंड अपॉलॉजीज टू एवरीवन, मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि अब जो खींचना है वो मेरी क्षमता के बाहर है ना। लाइक हेल्थ है मेरे म्यूजिशियंस की, मेरी हेल्थ है ना, यहाँ पे वर्कर्स की हेल्थ है। बहुत 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 सॉरी। રાજ્યમાં વધતા જતા દુષ્કર્મની ઘટનાને લઈને વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે। આમ આદમીના મહિલા મોરચા દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। કાળા કપડા પહેરી વિરોધ કરાયો હતો। ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીના રાજીનામાની માંગ પણ કરાઈ છે। મહિલા સુરક્ષા માટે ગૃહ વિભાગ નિષ્ફળ રહ્યું છે તેવી ફરિયાદ કરી હતી વિપક્ષ દ્વારા। વડોદરા, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, માંડવીમાં મહિલાને બાળકી પર અત્યાચાર અને દુષ્કર્મના બનાવ સતત વધી રહ્યા છે। જી પાયલ સાતરિયા। जी आज सूरत शहर महिला मोर्चा द्वारा अमे लोग कलेक्टर कचेरीए जईए छीए अने हर्षभाई संघवीनुं राजीनामું मांगणी साथे अमे जईए छीए। आज आपने खबर है कि आखा गुजरातनी अंदर रोजे रोज महिलाओनी छेड़तीना बनाव बनता होय, परंतु छेल्ला 1 अठवाडियाथी जोईए तो एक पछी एक बनाव जे बनी रह्या छे, दुष्कर्मना बनी रह्या छे। एक बाजू हर्षभाई संघवी गृहमंत्री जे कही रह्या छे कि महिलाओ सुरक्षित छे, 5 वाग्या सुधी गरबा रमी शके छे, त्यारे बीजी बाजू वडोदरानी अंदर जे गरबा रमवा गई थी दीकरी, एमनी साथे दुष्कर्म थाय छे, सामूहिक दुष्कर्म थाय छे, छतां पण आ बाबते गृह मंत्रालय चूप छे, हर्षभाई संघवी चूप छे, भाजपनो महिला मोर्चो चूप छे, बधा चूप छे। आना पहेला दाहोदनी अंदर एक 5 वर्षनी बाळकीनी हत्या थाय छे, सुरेन्द्रनगरनी अंदर 5 वर्षनी बाळकी साथे रेप थाय छे। तो आटली बधी घटनाओ बनी रही छे, महिलाओ असुरक्षित छे, एमनी साथे दुष्कर्मना बनाव बनी रह्या छे, छतां पण भारतीय जनता पार्टीना नेताओ चूप छे, गृहमंत्री चूप छे। तो अमारी एटली ज मांगणी छे कि जो तमाराथी महिलाओनी सुरक्षा ना थती होय तो तमने एक खुर्शी पर बेहવાનો कोई हक नहीं।
કારણ કે સરકારમાં બેસીને મહિલાઓની સુરક્ષા કરવાની પ્રાથમિક જવાબદારી હોય છે અને આજે મહિલાઓ અસુરક્ષિત અનુભવે છે, મહિલાઓ સાથે રેપ થઈ રહ્યા છે, જેથી હર્ષભાઈ સંઘવીએ રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ અને અમે એની માંગણી સાથે આજે કલેક્ટર કચેરીએ જઈએ છીએ. આપનો પરિચય? મહિલા મોરચાના પ્રમુખ નીતાબેન પટેલ. નીતાબેન, શું રજૂઆત આજે રેલી કાઢી છે? આજે રજૂઆત એટલી છે કે ગુજરાતમાં તમે જોઈ શકો છો કે 1 મહિના 2 મહિના કે 6 મહિના થાય ત્યાં સુધીમાં કોઈને કોઈ બાળકી પર દુષ્કર્મની ઘટનાઓ વારેઘડી આવી રહી છે. બીજી વસ્તુ કે અત્યારે માંડવીમાં તમે જોયું, પછી બીજી વસ્તુ કે માંડવી કરતાં બી અત્યારે 16 વર્ષની દીકરી જે વડોદરામાં દુષ્કર્મ થયું તે છોકરી બાબતે મુખ્યમંત્રી મૌન છે, ગૃહમંત્રી બી મૌન ધારણ કરીને બેઠા છે અને બીજું કે એની અંદર અત્યારે કલકત્તામાં બી જોયું કે એક દુષ્કર્મ થયું તો કલકત્તામાં જ્યારે થયું ત્યારે ભાજપના મહિલા મોરચાઓ રસ્તા ઉપર ઉતરી આવી એ મુખ્યમંત્રીને કે તમે રાજીનામું આપો. તો જ્યારે ગુજરાતમાં આવી ઘટનાઓ બને છે ત્યારે ત્યાંના બહેનો કેમ ચૂપ છે? અત્યાર સુધી તમે જોઈ શકો છો જ્યારે બી આવી ઘટનામાં સામેલ હોય તો ભાજપના કોઈને કોઈ અવરચંદા, કોઈને કોઈ ભાજપના હોદ્દેદાર આ જ લોકો અંદર સામેલ છે. ડ્રગ્સમાં જો કે પછી રેપ કેસમાં જો તો આ લોકોને કેમ છોડી મૂકવામાં આવે છે? અત્યાર સુધી કોઈ સજા કરવામાં આવી નથી બહેનો ઉપર. જ્યારે હોસ્ટેલમાં દીકરીઓ સુરક્ષિત નથી, હોસ્પિટલોમાં દીકરી સુરક્ષિત નથી. તમે જુઓ અત્યારે કલકત્તામાં બી ડોક્ટર દીકરી સાથે રેપ કેસ થયો. આ બાબતે બી આપણે ઘણી બધી જોયું ન્યૂઝના માધ્યમથી, પણ કોઈ એક્શન લેવામાં આવી શું માંગે નથી. તમારી હવે? અમારી માંગ એ છે કે આ 16 વર્ષની દીકરી પર જે થઈ છે એના પર ન્યાય આપે અને હર્ષ સંઘવીને કે તમે રાજીનામું આપો. તમે ગુજરાતમાં તમે બેઠા છો અને દીકરીઓ સુરક્ષિત નથી. નવરાત્રીઓમાં દીકરીઓ 12 વાગ્યા સુધી રમી નથી શકતી. તો આ કેવું ગુજરાત છે કે દીકરીઓ સુરક્ષિત નથી? તમે સુરક્ષિત નહીં જ કરી શકતા હોય તો રાજીનામું આપો. ગુજરાત એટીએસ પર એકવાર ફરી મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. બાતમીના આધારે ગુજરાત એટીએસ અને એનસીબીએ સાથે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું. આ સર્ચ ઓપરેશન મધ્યપ્રદેશની રાજધાની ભોપાલમાં હાથ ધરાયું હતું, જે હેઠળ ડ્રગ્સની ફેક્ટરી ઝડપાઈ હતી. આ ફેક્ટરીમાં તપાસ કરતા એટીએસ અને એનસીબીની ટીમને એમડી ડ્રગ્સનો મસમોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. ગુજરાત એટીએસની ટીમને એક મોટી સફળતા હાથ લાગી છે. ગુજરાત એટીએસ અને એનસીબીના સંયુક્ત ઓપરેશન હેઠળ મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાંથી ડ્રગ્સની મસમોટી ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે. 1814 કરોડ હોવાનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. આ કેસમાં 2 આરોપીઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से गुजरात एटीएस जो नो ड्रग की भारत सरकार की पॉलिसी है इसके तहत काम कर रही है. इस पे वो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स स्मगलर्स हैं उनके ऊपर काम करती है. साथ साथ भारत के किसी भी हिस्से में अगर कोई लोग एमडी या किसी दूसरी सिंथेटिक ड्रग के प्रोडक्शन में लगे हैं तो उनको पकड़ने का काम गुजरात एटीएस करती आई है. इसी संदर्भ में हमारे डीवाईएसपी श्री यशल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम पहले मिली थी कि एमपी भोपाल का रहने वाला अमित चतुर्वेदी और नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला सन्याल बाने, ये दोनों मिलकर के भोपाल में कहीं एक सोफिस्टिकेटेड ड्रग फैक्ट्री इन्होंने बनाई है, लेबोरेटरी बनाई है और इसमें लोग एमडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं. इस इंफॉर्मेशन को हमारे वायरलेस सब इंस्पेक्टर रवि बडवाना ने थोड़ा और डेवलप किया. फाइनली जब ये क्लियर हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, इसके आधार पे एक टीम बनाएगी जिसमें जिसको लीड गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी एस एल चौधरी ने किया. इनकी टीम में इंस्पेक्टर ब्रजेश पटेल, सब इंस्पेक्टर मनीष पटेल, सब इंस्पेक्टर अजय चौधरी, सब इंस्पेक्टर दितेश चौधरी और दूसरे हमारे कांस्टेबल्स जुड़ाए. ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसको दिल्ली एनसीबी हेडक्वार्टर में ऑपरेशंस टीम है उसके साथ भी शेयर किया गया. उनकी टीम ने भी इस पे काम करते हुए साथ में वो गए हमारे साथ. ये जो गुजरात एटीएस और एनसीबी ऑपरेशंस की संयुक्त टीम है इसने भोपाल में इस फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करके बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है वहां से इस फैक्ट्री को पकड़ा. फैक्ट्री में से हमें ये जो दोनों आरोपी अमित चतुर्वेदी और सन्याल बाने मिल गए. जब उस फैक्ट्री की पूरी सर्च की गई तो वहां पे लगभग 907 केजी एमडी जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था उसको वहां से सीज किया गया. इस टोटल एमडी की कीमत लगभग 1814 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में होती है. इसके अलावा भी वहाँ पे लगभग 5000 किलो जो दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं, प्रीकर्सर्स हैं जो एमडी बनाने में प्रयोग में आते हैं, उन सब का वहाँ से सीजर किया गया. अभी तक हमने जितनी भी लैब्स ब्रस्ट की हैं इसमें से ये सबसे बड़ी लैब है. इसकी कैपेसिटी मिनिमम ये डेली 25 किलो एमडी का प्रोडक्शन कर सकते हैं. लगभग इतनी बड़ी फैक्ट्री थी. इसको इन्होंने 6-7 महीने पहले ही किराए पे लिया था और लगभग 2-3 महीने पहले इन लोगों ने वहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल की
और अभी वो रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद करके इसको एमडी बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये जो फैक्ट्री है ये लगभग 2500 वार मतलब अभी तक की हमारी पकड़ी फैक्ट्रीज में से सबसे बड़ा प्रीमाइसेस इन्होंने ले रखा था। ये दूसरे केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इस तरह का आड़ दे करके एमडी का प्रोडक्शन कर रहे थे। जो सन्याल बाने है उसकी एमडी के क्षेत्र में, नार्कोटिक्स के क्षेत्र में क्रिमिनल हिस्ट्री है। वो 2017 में 1 किलो के केस में महाराष्ट्र में पकड़ाया था और उसमें 5 साल वो जेल में रहा। 2022 में निकलने के बाद उसका कॉमन फ्रेंड्स के मार्फत इस अमित चतुर्वेदी से कांटेक्ट हुआ और पिछले 6-7 महीने से वो सब लोग, दोनों लोग मिलकर के ये एमडी के प्रोडक्शन में लगे हुए थे। અમદાવાદના ખાનપુરમાં દિવ્યાંગજનોએ આદ્યશક્તિની આરાધના કરી ગરબે ઘૂમી હતા। ભવન્સ કોલેજ કેમ્પસમાં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના 700થી વધુ દિવ્યાંગોએ આ રાસ ગરબામાં જોડાયા હતા। જ્યારે અમદાવાદ પૂર્વના ટ્રાફિક વિભાગે 125 જેટલા દિવ્યાંગ વાહન ચાલકોને હેલ્મેટ સંસ્કાર અંતર્ગત વિનામૂલ્યે હેલ્મેટનું વિતરણ કર્યું। ટ્રાફિક વિભાગના ડીસીપી સફીન હસન ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં દિવ્યાંગજનોની સાથે રાસ ગરબે ઘૂમ્યા તેમજ દિવ્યાંગ વાહન ચાલકોને હેલ્મેટનું વિતરણ કરી ટ્રાફિકના નિયમો પાડી સાવચેતીપૂર્વક હેલ્મેટ પહેરીને જ વાહનો હંકારવાની વાત કરી હતી। રાસ ગરબા ભવન સંકુલમાં મંચસ્થ સૌ તેમજ જેમને રાસ ગરબા માટે આતુરતા છે તેવા ગુજરાતભરના તમામ દિવ્યાંગજનો, માતાઓ, બહેનો, પત્રકાર મિત્રો, દાતાશ્રીઓ સર્વેને નવરાત્રિ મહોત્સવની હૃદયથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। અહીંયા જે પ્રકારે દ્રશ્યો સર્જાયા છે ત્યાં કેટલાક મિત્રો દર વર્ષે નવા સામેલ થાય છે અને કંઈક વિચારો કંઈક મેળવીને જાય છે। કુદરતે અમને બધાને સારું સ્વાસ્થ્ય અથવા કોઈ ખોળ નથી આપી, પરંતુ જેમની પાસે આવું પણ આપ્યું છે કે જેને કંઈક દિવ્યાંગ કહીએ છીએ આપણે, કંઈક ઓછું આપ્યું છે પણ જેઓ હિંમત નથી હાર્યા અને આજે સમાજને એક ઉદાહરણ આપે છે કે અમે પણ તમારી સમાન છીએ, તમારી જેમ જ અમારા અંતરના શોખ અથવા માતાની આરાધના રાસ ગરબા રમી શકીએ છીએ। આ સાથે દિવ્યાંગજનો દ્વારા જે ટ્રાફિક નિયમન, ભવન સંકુલ પણ ટ્રાફિક અને માટે ખૂબ અવેરનેસના કાર્યક્રમ કરે છે, પોલીસ વિભાગ પણ આટલું જ કામ કરે છે। તો બધાના અથાગ પ્રયત્ન કરવા સાથે દિવ્યાંગજનો આ ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા પણ ટ્રાફિક રૂલ ફોલો કરવાનો સંદેશો સમાજમાં વધુ વેગવાન રીતે પહોંચશે। ખાસ અત્યારે જે માણસો યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામે છે એનાથી વધુ કેઝ્યુઅલિટી અકસ્માતમાં થાય છે, તો તેમાં ટ્રાફિક રૂલ ફોલો કરી અને આ અકસ્માતો ટળે તેવા પ્રયત્નમાં દિવ્યાંગજનો દ્વારા પણ હેલ્મેટ ધારણ કરી અને તેમના બાળકોને પણ આ હેલ્મેટનો સંસ્કાર ધારણ કરાવી અને સમાજને એક પ્રેરણા આપવાનું કામ કર્યું છે। વધુ સમય ન લેતા ફરીથી આપ સૌને હૃદયથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને સમાજ આ દિવ્યાંગજનોના ટ્રાફિક અવેરનેસના સંદેશ દ્વારા ટ્રાફિક રૂલ ફોલો કરશે, હેલ્મેટ ધારણ કરશે તેવી આશા પણ રાખું છું। જય હિન્દ, જય ભારત। સાહેબ આપનું નામને પરિચય આપજો। હું પીવાય પટેલ, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, એચ ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશન, અમદાવાદ શહેર। પીએચએ દ્વારા રાસ ગરબાનું આયોજન સાથે હેલ્મેટ સંસ્કાર, શું કહેશો? પીએચએ ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા છેલ્લા 3 વર્ષથી ભવન્સ કેમ્પસમાં નવરાત્રિ મહોત્સવ દિવ્યાંગજનો માટે ગુજરાતભરમાંથી આવે તેવા પ્રયાસ થાય છે અને 700થી વધુ દિવ્યાંગજનો આ નવરાત્રિમાં સામેલ થાય છે। તેવા સમયે ભવન્સ કોલેજ દ્વારા પણ અને ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ટ્રાફિક નિયમન ફોલો થાય તે માટેના અવારનવાર પ્રયાસ રહ્યા છે। ત્યારે દિવ્યાંગજનોની સાથે આ ટ્રાફિક રૂલ અને ટ્રાફિક નિયમન માટે
લોકોનો સહકાર મળી રહે તે માટે ફાઈ ઇન્ટરનેશનલના દિવ્યાંગજનો દ્વારા આ સંદેશો આપવા માટેનો હેલ્મેટ સંસ્કારનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને હેલ્મેટ ધારણ કરી દિવ્યાંગજનો જે પ્રકારે પોતાનો વ્હીકલ ચલાવતા હોય છે તેમની સાથે તેમના બાળકો હોય છે તે પણ હેલ્મેટ ધારણ કરે તેથી આ હેલ્મેટ વિતરણ કરવાનું પણ એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બેન શું કહેશો રાસ ગરબા શક્તિની આરાધના અને સાથે સાથે હેલ્મેટ સંસ્કાર એ સંદેશ આપવા માંગુ છું કે હું એક વિકલાંગ છું છતાં પણ હું હેલ્મેટનો યુઝ કરું છું. તો દરેક નોર્મલ વ્યક્તિએ પણ હેલ્મેટનો યુઝ કરવો જોઈએ. એન્ડ હેલ્મેટ પહેરશું તો આપણું માથું સુરક્ષિત રહેશે અને આપણે સુરક્ષિત રહીશું તો આપણા ઘરના લોકો પણ સુરક્ષિત રહેશે. માટે હું બધાને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે હેલ્મેટ પહેરવું ફરજિયાત છે. જેતપુર તરફ જો નજર કરીએ તો જેતપુરના ભાદર નદીના ચેકડેમમાં તરતો મૃતદેહ જોવા મળ્યો હતો. સરાધારપુર ગામ પાસે કોબરા હનુમાન મંદિર પાસેના ચેકડેમમાં મૃતદેહ જોવા મળ્યો. ચેકડેમમાં અજાણ્યા પુરુષનો તરતો મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હોવાથી ફાયરની જાણ કરાઈ. ચેકડેમમાં પાણીનું વહેણ હોવાથી નગરપાલિકા તરવૈયા દ્વારા અજાણ્યા પુરુષનો મૃતદેહ કાઢવામાં સફળતા ન મળી હતી. ગોંડલથી તરવૈયાની બોટ સાથે ટીમ બોલાવાઈ હતી. ગોંડલથી તરવૈયાની ટીમ મૃતદેહને કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. હવે નેતન્યાહુ ફ્રાન્સ પર ગુસ્સે છે. લેબનોનની રાજધાની બેરૂતમાં ઇઝરાયેલની સેનાએ ફ્રેન્ચ મલ્ટીનેશનલ કંપની ટોટલ એનર્જીની ગેસ સ્ટેશન પર બોમ્બમારો કર્યો હતો. ગઈકાલે આપ નેતા સૌરભ ભારદ્વાજે બસ માર્શલના મુદ્દે ભાજપના ધારાસભ્ય વિજેન્દ્ર ગુપ્તાને રસ્તા વચ્ચે ઘેરી લીધા. આપના ઘણા નેતાઓએ તેમની કાર વચ્ચે રસ્તા રોક્યા હતા. अब देखना यह है कि क्या दोबारा विजेंद्र गुप्ता दोबारा से भागने की तैयारी कर रहे हैं. देखने वाली बात यह है कि क्या विजेंद्र गुप्ता भाग तो नहीं रहे. एलजी साहब के यहाँ जाते जाते गाड़ी को रोका गया है और देखा जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता जी ने गाड़ी रोक ली है. अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी विजेंद्र गुप्ता जी ने रोकी है. ये सब लोग देख रहे हैं. देखिए मुख्यमंत्री इनकी गाड़ी में बैठी हुई हैं. फैसला था, वादा था कि एलजी साहब के यहाँ जाएंगे. अब ये लोग डर रहे हैं. अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं. चल रहे हो ना? अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी और इनके उपराज्यपाल एक्सपोज होने वाले हैं पूरी दिल्ली और पूरे देश के सामने. कहाँ जा रहे हो भाई? यूटर्न को मार रहे हो तो एलजी हाउस कहाँ पे? नहीं एलजी हाउस यहाँ पे सीधा एलजी हाउस. तो ओ भाई सीधा एलजी हाउस तो एलजी हाउस जाना है. कहाँ जाना है? सीधा एलजी हाउस सामने एलजी हाउस तो गुप्ता जी एलजी हाउस जाना है. कहाँ घुमा रहे हो? तो यूटर्न क्यों ले रहे हो गाड़ी को? सीधा भाई सीधा. यूटर्न नहीं होगा. भाई कमाल कर रहे हो भाई. एंट्री है राजनिवास पे. भाई यूटर्न नहीं लेने देंगे. यूटर्न नहीं लेने देंगे. यूटर्न नहीं लेने देंगे. आज एलजी हाउस में जाएंगे और नौकरी की बहाली कराएंगे. तो यूटर्न क्यों ले रहे हो? साथ लेके जा रहे हैं. मैडम ले रहे हो तो यूटर्न क्यों ले रहे हो? चलो 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 गाड़ी चलो. पुलिस वाला पीछा नहीं. पुलिस तो है मैडम का एस्कॉर्ट है. पीछा कर रहा है ना. तुम्हारा पीछा कर रहा है. तुम्हारी तो पुलिस है. पीछे नहीं कर रहे, रास्ता दिखा रहे हो. साथ चल रहे. डर रहे हो क्या गुप्ता जी? डर रहे हो? अरे सौरभ जी नाटक बंद करो. तो चलो ना. तो चलो भाई. यूटर्न नहीं होगा. ड्राइवर साहब सुन लो. ड्राइवर साहब यूटर्न नहीं होगा. આપના સુપ્રીમો અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે ભાજપ દ્વારા બંધ કરાયેલી દિલ્હીની જનતાને આપવામાં આવતી તમામ સુવિધા અમે ટૂંક સમયમાં પુનઃ સ્થાપિત કરીશું. દિલ્હીના લોકોને જે સુવિધાઓ મળી રહી છે તે છેલ્લા 10 વર્ષથી જ મળી રહી છે. તે સમગ્ર દેશમાં ક્યાંય ઉપલબ્ધ નથી. मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी अब लगभग 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 9 साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ नहीं आने दी.
चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो अस्पतालों का वो हो, बिजली हो, हर तरह की सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को देने की कोशिश की। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं आज दिल्ली के लोगों को पिछले 10 साल से मिल रही हैं, वो उस किस्म की सुविधाएं पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने, दिल्ली को ठप करने की कोशिश की, दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डीरेल करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। अब मैं बाहर आ गया हूं और जितने भी रुके हुए काम थे और जो जो तकलीफें और समस्याएं लोगों को हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। उन सब की तरफ हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं और आपकी समस्याओं का निवारण करना हमारा फर्ज है। मुझे पता चला है कि दवाइयों की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में। इन लोगों ने दवाइयां बंद कर दी। इन लोगों ने अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट होते थे वो बंद कर दिए। इन लोगों ने जो फरिश्ते स्कीम होती थी, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली के अंदर उसको फ्री इलाज होता था, वो बंद कर दिया। इन्होंने सड़कों का रिपेयर बंद कर दिया। इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी। इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं, कई होमगार्ड्स की और कई लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी। वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं। जो जो दिक्कतें जो काम बंद किए गए, आतिशी जी से मैंने कहा है ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी और जो समस्याएं लोगों को हुई इसकी वजह से वो अब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। आज एक और रेड हुई है, आप ही के आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई है। ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही। जाहिर तौर पे इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजेंसीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक पार्टी को और उसके नेताओं को खत्म करने के ऊपर लगा दिए हैं। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ शक्ति है, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम किस बात से डरेंगे। हमारी एक इंस्पेक्शन में ये भी एक बात निकल के आई कि कई सारी सड़कें डैमेज्ड हैं क्योंकि वहां पे डीएमआरसी का काम चल रहा है। सराय काले खान के एरिया में आरआरटीएस का काम चल रहा है। डिस्कॉम्स ने कई जगह अपनी लाइंस ले करी हैं। तो जहां जहां पर किसी अन्य एजेंसी के काम के द्वारा की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इन सारी एजेंसीज के साथ हम पीडब्ल्यूडी की मीटिंग करवाएंगे, सो दैट जहां पे डीएमआरसी ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत शुरू करवाया जाएगा, जहां पे आरआरटीएस ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत करवाया जाएगा। एक सड़क के बारे में स्पेसिफिकली मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगी और वो है न्यू रोहतक रोड। न्यू रोहतक रोड जो टिकरी बॉर्डर जाती है नांगलोई मेट्रो स्टेशन से मुंडका होते हुए, वो शायद आज के दिन में दिल्ली की सबसे खराब हालत में सड़क है। उसका रीजन ये है कि न्यू रोहतक रोड के इंटीरियर में बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है। सो ओवर टाइम जो वहाँ से पानी निकल कर आता है उसको अकोमोडेट करने के लिए न्यू रोहतक रोड का जो ड्रेन है उसकी कैपेसिटी कम पड़ रही है। दूसरा, इस साल मॉनसून में तकरीबन नॉर्मल से 2 गुना बारिश हुई है। नॉर्मली मॉनसून में दिल्ली में 600 mm बारिश होती है, इस बार 1000 mm से भी ज्यादा बारिश हुई। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू रोहतक रोड पे एक नया ड्रेन पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा है। ये ड्रेन नांगलोई मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक होगा। ये 2 पार्ट्स में होगा। नांगलोई मेट्रो स्टेशन से ड्रेन का एक हिस्सा हिरनकुदना ड्रेन में जाएगा और दूसरी तरफ से टिकरी बॉर्डर से ड्रेन का दूसरा हिस्सा भी हिरनकुदना ड्रेन में आएगा। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आने वाले समय में न्यू रोहतक रोड पे पानी ना आए और उसकी वजह से सड़क खराब ना हो। इसके लिए 183 करोड़ रुपीस का सैंक्शन पीडब्ल्यूडी ने दिया है फ्राइडे को एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस ड्रेन पर भी काम शुरू हो जाएगा। एंड इन पैरेलल
न्यू रोहतक रोड की भी रीलेइंग का काम, जहां जहां गड्ढे हैं, जहां पे भी पूरे पैचेस करने हैं, जहां पे कंक्रीटिंग करनी है, उसका काम होगा। अरविंद केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर दिल्ली के जो रुके हुए काम हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। सर, आपने कहा कि 9 साल आपने अच्छे से काम किया, फिर 6 महीने का एक पैच आया, अब 6 महीने बाकी बचे हैं, लेकिन अब आप चुनाव जीत कर भी आएंगे तो आश्वस्त कर पाएंगे दिल्ली वालों को, क्योंकि आप जनता के बीच तो जा रहे हैं, क्या जनता के साथ लगा, लेकिन क्या आश्वस्त कर पाएंगे कि आने के बाद अगर आए, जीत के आए तो फिर सारे काम होंगे? अभी भी होने चालू हो गए, बाद की आश्वस्त की तो बाद की बात है। अभी सड़कें होनी चालू हो गई, सारे काम आएंगे, कुछ काम अभी पूरे हो जाएंगे, कुछ काम उसके बाद होंगे, कहीं फिर नए काम भी होंगे, सारे काम होंगे। बीजेपी नेता अनूप पांडे हैं, तो उन्होंने आपको जो दिया गया राज्यसभा सांसद का जो आवंटित आवास है उसको लेकर आपत्ति भी जताई है। कौन है अनूप पांडे? जगदीप धाकड़ जी को उन्होंने पत्र भी लिखा है, उन्होंने शहरी विकास मंत्री को पत्र भी लिखा है कि वो आवास आपको क्यों दिया गया। तो उनसे पूछ लो, मेरे को क्या पता कौन अनूप पांडे है। तो वो चिट्ठी उन्होंने धनखड़ साहब को लिखी है, धनखड़ साहब जो ठीक समझेंगे वो, तो उनकी चिट्ठी पे मैं कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूँ? आरसी मैम, जिस रोड का आपने जिक्र किया है रोहतक वाले रोड पे, वहाँ पर मैम आपने खुद ही बताया कि समस्या बहुत बड़ी है और गंभीर समस्या है, लेकिन वहाँ मैं न्यूज़ कवर करने गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि एक दिन की ये समस्या नहीं है, काफी पहले से समस्या चली आ रही है। लोगों में मायूसी और नाराजगी, इसे कैसे दूर करेंगे? चूंकि चुनाव इसको ठीक करा देंगे, पक्का ठीक कराएंगे। चुनाव से पहले मैं समझता हूँ कि ये सड़क जो है ये सिंबल बन गई है एक तरह से खराब सड़क का, और इसको ठीक कराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे पूरी उम्मीद है इसको चुनाव के पहले ठीक करा लेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी अब लगभग 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए, और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 9 साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ नहीं आने दी, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो अस्पतालों का वो हो, बिजली हो, हर तरह की सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को देने की कोशिश की। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं आज दिल्ली के लोगों को पिछले 10 साल से मिल रही हैं वो उस किस्म की सुविधाएं पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने, दिल्ली को ठप करने की कोशिश की, दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डीरेल करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। अब मैं बाहर आ गया हूं और जितने भी रुके हुए काम थे और जो तकलीफें और समस्याएं लोगों को हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। उन सब की तरफ हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं और आपकी समस्याओं का निवारण करना हमारा फर्ज है। मुझे पता चला है कि दवाइयों की कमी बहुत ज्यादा हो रही है अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में। इन लोगों ने दवाइयां बंद कर दी। इन लोगों ने अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट होते थे वो बंद कर दिए। इन लोगों ने जो फरिश्ते स्कीम होती थी, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली के अंदर उसको फ्री इलाज होता था, वो बंद कर दिया। इन्होंने सड़कों का रिपेयर बंद कर दिया। इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी। इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं, कई होमगार्ड्स की और कई लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी। वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं। जो दिक्कतें जो काम बंद किए गए, आतिशी जी से मैंने कहा है ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी और जो समस्याएं लोगों को हुई इसकी वजह से वो अब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। जो इन इंस्पेक्शन से निकल कर आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या है। इस इंस्पेक्शन से 89 रोड्स को पूरी तरह से रीकारपेटिंग और रीस्ट्रेंथनिंग के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। ये तकरीबन 230 किलोमीटर सड़कें हैं, 1240 किलोमीटर की लेन लेंथ है। इन 89 रोड्स में से 74 का टेंडर कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ही इनका काम इन 74 सड़कों का शुरू हो जाएगा। 15 सड़कों का टेंडर इन प्रोसेस है और जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा विद इन अ फ्यू वीक्स इन रिमेनिंग 15 सड़कों का भी काम शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पे पूरी सड़क को रिकारपेट करने की जरूरत नहीं है, पूरी सड़क को बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ पैचेस हैं, कहीं पे 100 मीटर सड़क खराब है, कहीं पे 50 मीटर सड़क खराब है। तो पैचवर्क के लिए 2,53,000 स्क्वायर मीटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है पीडब्ल्यूडी की सड़कों में। मुझे खुशी है ये बताते हुए
कि विद इन द लास्ट वीक इटसेल्फ इसमें से 39,500 स्क्वायर मीटर्स का पैचवर्क ऑलरेडी हो चुका है और बाकी का हमारा टारगेट है दैट बाय 31 अक्टूबर रिमेनिंग जो पैचवर्क है उसको भी पूरा किया जाएगा। इस इंस्पेक्शन में 6,671 पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 3,454 को ऑलरेडी भर दिया गया है और जो रिमेनिंग 3,217 है उनको भी आने वाले कुछ दिनों में रिपेयर कर दिया जाएगा। આજે ફરી એકવાર આમ આદમી પાર્ટીના અરવિંદ કેજરીવાલ વડાપ્રધાનના EDAGએ અમારા નેતાઓને ખત્મ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી સાંસદની ધરપકડ કરી છે અને સ્થળ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે। આ દરોડા કોઈ ભ્રષ્ટાચારને કારણે નહીં, પરંતુ સંજીવ અજી અને આમ આદમી પાર્ટીના સભ્ય હોવાને કારણે પાડવામાં આવ્યા છે। નરેન્દ્ર મોદી ચૂંટણીમાં અરવિંદ કેજરીવાલ અને આમ આદમી પાર્ટીને હરાવી શકતા નથી, તો આવી કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે। મનીષ સિસોદિયા શું બોલ્યા સાંભળો। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी जो ईडी के दुरुपयोग के लिए, सीबीआई के दुरुपयोग के लिए सबसे शर्मनाक स्तर पर पहुंच गई है, वो अब अपने आप को खत्म कर रही है। भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी को विदा कर रहे हैं। हरियाणा के एग्जिट पोल भी उसकी बहुत बड़े सबूत है। थैंक यू। जैसे दिल्ली में एल्डरमैन नियुक्त किए एलजी ने, ऐसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा 5 मेंबर इनको ना लोग, मैंने कहा ना, इनको ना लोकतंत्र की चिंता है, ना इनको भ्रष्टाचार की चिंता है, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको बेरोजगारी की चिंता है। इनको केवल अरविंद केजरीवाल की चिंता है कि यह आदमी कैसे बढ़ता जा रहा है, यह आदमी कैसे जनता के हृदय में बैठा हुआ है। पीएमएलए जिसको बनाया गया था देश में आतंकवादियों की फंडिंग को रोकने के लिए, देश में ड्रग माफिया की फंडिंग को रोकने के लिए, उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ कर करके जब इन्होंने मिसयूज करना शुरू किया तो अंत में कोर्ट की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स आए जिससे पूरा का पूरा पीएमएलए अब वीक हो चुका है। पीएमएलए में जो कठोर धाराएं थी वो वीक हो चुकी हैं। इनके मिसयूज के चक्कर में, एजेंसीज के मिसयूज के चक्कर में सीबीआई की, ईडी की पावर्स कम होती जा रही हैं। लेकिन इस सब की मोदी जी को चिंता ही नहीं है। मोदी जी तो अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं, मोदी जी तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हैं। यह हो क्यों रहा है? आज जो रेड हो रही है, क्योंकि अभी तक तो कहीं कुछ नहीं था, आज जो रेड हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि कल परसों में हरियाणा के एग्जिट पोल ने इनका सारा समीकरण इनके सामने कर दिया है। हरियाणा के एग्जिट पोल ने बता दिया है कि एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अंतिम विदाई तय हो गई है। देश से धीरे धीरे जून के चुनाव से होना शुरू हुआ और अब धीरे धीरे हरियाणा तक आ गई बात। हरियाणा के एग्जिट पोल से जो माहौल बन रहा है देश में, और फिर लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को बस अंतिम बार देख रहे हैं लोग। एग्जिट पोल ने एकदम बता दिया है कि अब इनके जाने का समय आ गया है। तो जाने से पहले इनकी कोशिश यह है कि जहां से भी तोड़ लो, जहां से भी जोड़ लो, जिसको भी परेशान कर लो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए जिस तरह भी एजेंसीज का दुरुपयोग कर लो। इनको ना देश की चिंता है, ना इनको लोगों की चिंता है देश के, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको जो बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से पूरे देश में फैल रही है उसकी चिंता है। मोदी जी के पास में ना महंगाई का समाधान है, ना बेरोजगारी का समाधान है। उनके पास केवल एक ही काम है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, एजेंसीज का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। मैं समझता हूं आज जो हो रहा है वो अब इस बात का और प्रमाण है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात एक पार्टी को खत्म करने के बारे में सोचता रहता हो, ना उसको महंगाई की चिंता हो, ना रोजगार की चिंता हो, ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है। आज तो देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी 75 साल के हों और कब उनकी विदाई हो। पीएमएलए जिसको बनाया गया था देश में आतंकवादियों की फंडिंग को रोकने के लिए, देश में ड्रग माफिया की फंडिंग को रोकने के लिए, उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ कर करके जब इन्होंने मिसयूज करना शुरू किया तो अंत में कोर्ट की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स आए जिससे पूरा का पूरा पीएमएलए अब वीक हो चुका है। पीएमएलए में जो कठोर धाराएं थी वो वीक हो चुकी हैं। इनके मिसयूज के चक्कर में, एजेंसीज के मिसयूज के चक्कर में सीबीआई की, ईडी की पावर्स कम होती जा रही हैं। लेकिन इस सब की मोदी जी को चिंता ही नहीं है। मोदी जी तो अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं, मोदी जी तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हैं। यह हो क्यों रहा है? आज जो रेड हो रही है, क्योंकि अभी तक तो कहीं कुछ नहीं था,
आज जो रेड हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि कल परसों में हरियाणा के एग्जिट पोल ने इनका सारा समीकरण इनके सामने कर दिया है। हरियाणा के एग्जिट पोल ने बता दिया है कि एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अंतिम विदाई तय हो गई है। देश से धीरे धीरे जून के चुनाव से होना शुरू हुआ और अब धीरे धीरे हरियाणा तक आ गई बात। हरियाणा के एग्जिट पोल से जो माहौल बन रहा है देश में, और फिर लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को बस अंतिम बार देख रहे हैं लोग। एग्जिट पोल ने एकदम बता दिया है कि अब इनके जाने का समय आ गया है। तो जाने से पहले इनकी कोशिश यह है कि जहां से भी तोड़ लो, जहां से भी जोड़ लो, जिसको भी परेशान कर लो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए जिस तरह भी एजेंसीज का दुरुपयोग कर लो। इनको ना देश की चिंता है, ना इनको लोगों की चिंता है देश के, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको जो बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से पूरे देश में फैल रही है उसकी चिंता है। मोदी जी के पास में ना महंगाई का समाधान है, ना बेरोजगारी का समाधान है। उनके पास केवल एक ही काम है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, एजेंसीज का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। मैं समझता हूं आज जो हो रहा है वो अब इस बात का और प्रमाण है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात एक पार्टी को खत्म करने के बारे में सोचता रहता हो, ना उसको महंगाई की चिंता हो, ना रोजगार की चिंता हो, ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है। आज तो देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी 75 साल के हों और कब उनकी विदाई हो। સીએમ યોગીની નવી સ્ટાઇલ જોવા મળી। હવે ક્રિકેટ રમ્યું, ગેપ કાઢી બોલને બાઉન્ડ્રી તરફ લાઇન તરફ મોકલ્યો। લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમમાં સીએમ યોગીએ બેટિંગ કરી કહ્યું પોતાનું સાચું મૂલ્યાંકન મેદાનમાં જ થાય છે। ઓલ ઇન્ડિયા એડવોકેટ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત લખનૌમાં થઈ ચૂકી છે। તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર। ફરી મળીશું નવી વિગતો સાથે, ત્યાં સુધી જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।